चलिए, बाजार में कुछ वैसा ही आपको दिखता है जैसा आंकड़े दर्शाते हैं। पास्ट रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं डेटा वाइज, वो ज़रा आंकड़े आपके सामने एक एक करके लेके आते हैं। एफआईज और डीआईज से अगर हम शुरुआत करें तो एफआईज और डीआईज का ट्रेंड क्या बता रहा है। एफआईज ने कल बिकवाली की है 1500 करोड़ रुपए के आसपास की, और डीआईज की ओर से हुई है खरीदारी। जैसा कि रुझान है, उनके पास लिक्विडिटी भी है। तो एफआईज का कल वैसे ओवरऑल नंबर देखा जाए तो कुछ आई थिंक 1166 करोड़ का था। ये केवल एनएसई के नंबर से 1508 करोड़ रुपए की जहाँ तक बात है। तो सर, ये जो कल का नंबर आया एफआईएस का बिकवाली का, ये कोई ज़्यादा चिंता की बात तो नहीं है, या फिर इट इज़ इन लाइन विद योर एक्सपेक्टेशन, जैसे आप कह रहे हैं कि बाजार के वैल्यूएशंस आर टू रिच? जी देखिए, एक दिन के एफआईआई फिगर के ऊपर हमें बहुत ज्यादा जो है वो हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हम्म। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि कल जब इंडियन मार्केट ट्रेड हो रहे थे हम्म। तो जो है वो यूएस के फ्यूचर्स जो हैं वो अच्छी शेप में नहीं थे, और इनफैक्ट फ्राइडे को भी यूएस मार्केट्स में कोई टूट फूट हुई थी। हम्म। और उसके बाद कल दिन में जो है यूएस मार्केट जो है वो फ्यूचर्स बहुत अच्छे शेप में नहीं थे। मगर हमने रात को एक बहुत अच्छी जो है वो रैली हमें देखने को मिली, और नैस्डैक जो है वो प्रैक्टिकली अपने ऑल टाइम हाई पे दोबारा आ गया, एसएनपी भी उसके बहुत करीब आ गया। सो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई एक पर्टिकुलर डे के उस पे बहुत ज्यादा जो है वो तवज्जो देना है। मगर एट द सेम टाइम देखिए, ये फैक्ट है कि एफआईआईज जो हैं वो सेकेंडरी मार्केट में अभी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। प्राइमरी मार्केट में जो अच्छे उनको आईपीओस लग रहे हैं उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें वो एंकर बुक में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी। और आपने देखा किस तरीके से आरबीएल में जो है वो कितनी बड़ी जो है वो स्टेक्स ली गई हैं। अब आज फेडरल बैंक अनाउंस हुआ है, उससे पहले यस बैंक में जो है वो जापानीज बैंक्स ने काफी बड़ी स्टेक ली थी। तो मैं समझता हूं कि एफडीआई और एफआईआई दोनों का इंटरेस्ट है। एफडीआई का इंटरेस्ट ज्यादा है, एफआईआई का इंटरेस्ट जो है सिलेक्टिव स्टॉक्स में है, और एफआईआई का इंटरेस्ट जो है वो आईपीओज में है, बट ब्रॉडर सेकेंडरी मार्केट में अभी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये हमें गिवन लेके अभी चलना चाहिए। मगर इसका ये भी मतलब नहीं है कि एफआईआई कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे बिकवाली करेंगे, ऐसा मुझे अभी नहीं दिख रहा है। चलिए, ठीक है। तो एक के बाद एक अनाउंसमेंट्स हैं। इस हफ्ते की शुरुआत हुई थी आरबीएल बैंक के साथ, और इस हफ्ते का एंड हो रहा है फेडरल बैंक के साथ। और इससे पहले हमने येस बैंक वाला केस तो देखा ही था, एसएमबीसी वाला। तो बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। बड़ी बड़ी डील्स का अनाउंसमेंट हो रहा है। तो बैंकिंग एज अ स्पेस पर आप भी बुलिश हैं सर, मैं उसकी बातचीत करता हूँ। जरा कुछ ग्लोबल खबरों की पहले बातचीत कर लेते हैं। एक तो आप पहले ये देखिए कि कल क्लोजिंग कैसी हुई। जैसे आप हाईलाइट कर भी रहे थे कि यूएस के मार्केट्स में कल अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। डाउ में भी 150 पॉइंट के आसपास का जंप था। आज एशियन मार्केट्स अच्छे नोट पर खुलते हुए दिखे हैं। आधा % ऊपर हैंगसेंग है। निक्केई के बाजार में आप देखेंगे जापानीज मार्केट में 1.5% का अप मूव है। तो पॉजिटिविटी बनती हुई दिख रही है। और पॉजिटिविटी क्यों बनती हुई दिखी है वो आपको बताएंगे। जरा एक बार गेनर लूजर्स देख लीजिए आज के जल्दी से पहले, फिर आपको बताते हैं कि ये पॉजिटिविटी बनने का कारण क्या है। गेनर्स की बात करेंगे तो टॉप गेनर्स में आपको आज गरवारे हाईटेक फाइबर्स दिखेगा। ये 7% का अप मूव दिखा रहा है। ग्रेविटा में 4.5% का अप मूव है। इतनी ही तेजी सम्मान कैपिटल में है। आज मेटल स्पेस में भी तेजी बन रही है। उसी रीजन की तरफ मैं आ रहा हूँ क्यों मेटल स्पेस में भी आज एक्शन है। 4.5% नाल्को ऊपर है, और हिंडाल्को में भी 4% की तेजी है। लूजर्स की बात करें, कहाँ पे ज़्यादा कमजोरी या फिर मुनाफा वसूली हावी हो रही है, तो उनमें आप देखेंगे आज आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर, कल बाजार के दौरान इसके नंबर्स आए थे। ये स्टॉक 4.5% नीचे है। लॉरस लैब भी कल नंबर्स आ गए थे, 3.5% की कमजोरी यहाँ पे भी है। कोलगेट के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर थोड़ी चिंता है, 3.5% ये स्टॉक नीचे है। वर्धमान टेक्सटाइल कल नंबर्स आए थे, उसके बाद स्टॉक हालांकि नंबर्स ठीक नहीं थे, मार्जिन जरूर ऊपर आया था, स्टॉक ऊपर था, लेकिन आज इसमें मुनाफा वसूली 3.5% की। और हॉस्पिटल स्पेस में आप देखिए कल फोर्टिस नीचे था, आज एस्टर डीएम यहाँ पर 3% के आसपास की कमजोरी, या फिर आप यूँ कहिए अच्छे रनअप के बाद अब कुछ मुनाफा वसूली साफ तौर पे हावी होती हुई दिख रही है। अब मेटल स्पेस की जहाँ तक बात है, पॉजिटिविटी जो बन रही है या फिर बाजार में या ग्लोबल मार्केट्स में जो उत्साह है ना, वो है ट्रंप साहब और शी जिनपिंग साहब की जो बैठक होने वाली है, और उसकी पुष्टि भी हो गई है। अगले हफ्ते दोनों जो लीडर्स हैं उनकी बैठक होगी, ऐसा व्हाइट हाउस की ओर से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है। दक्षिण कोरिया में ये मुलाकात होने वाली है, और चीन के साथ जो डील की घोषणा है वो हाईली लाइकली है, ऐसा ट्रंप साहब की ओर से बयान आता हुआ दिखा है। रशिया यूक्रेन सीज फायर
और रेयर अर्थ जैसे जो मुद्दे हैं इनके ऊपर भी बातचीत इस बैठक में हो सकती है। आज इनफैक्ट सर मलेशिया में भी जो दोनों देशों के प्रतिनिधि हैं वो ट्रेड वार्ता कर रहे हैं इस बैठक से पहले। तो सर ये जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है चाइना और यूएस के बीच में, इफ एट ऑल अगर ये डील साइन हो जाती है, मामला निपट जाता है, तो ये कितना बड़ा रिस्पाइट है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के लिए? नहीं, एब्सोल्युटली। ये जो है इसका ओवरहैंग काफी रहा है पिछले कुछ दिनों में, और ये अगर मैटर रिजॉल्व हो जाता है तो ये एक बहुत अच्छा संकेत होगा ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के लिए कि एक बहुत बड़ा जो सोर्स ऑफ वरी था वो शायद इट इज नाउ बिहाइंड अस। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत पावरफुल इम्पेटस होगा। एंड यूएस इंडिया की जब ट्रेड डील फाइनली ऑफिशियली अनाउंस होएगी, वो भी जो है एक पावरफुल इम्पेटस होगा। और ये वाले जो तिमाही के जो रिजल्ट्स चल रहे हैं वो अपने आप में उतने ज्यादा अच्छे तो नहीं है, मगर फिर भी बुरे नहीं है रिजल्ट्स, कंसिडरिंग कि लोगों को फियर्स थे कि ये वाले कॉर्पोरेट रिजल्ट्स काफी खराब आ सकते हैं। ओके। ऐसा नहीं हुआ है, तो इंडिया में भी अच्छे आए हैं और यूएस में तो खैर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पॉजिटिव ट्रिगर्स जो हैं वो अभी नियर टर्म के लिए हमारे पास ये पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। और अक्टूबर टू नवंबर से हम लोग ट्रांजिशन होने वाले हैं, और ये ट्रांजिशन जो है 10 में से 8 बार ये ट्रांजिशन जो है वो मार्केट्स के लिए फेवरेबल रहता है, क्योंकि अब अक्टूबर के बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं ट्रेडिंग के। आई थिंक ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो फेवरेबल हैं। और एक लास्ट फैक्टर है, यूएस में कॉर्पोरेट बायबैक्स जो हैं वो ओपन अप हो जाते हैं नवंबर बिगनिंग में। सो वहाँ पे जब कॉर्पोरेट्स बायबैक करते हैं तो वहाँ पे मार्केट्स बढ़ते हैं, और वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टेड ऑफ बाइंग यूएस वो जो है फिर वो इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ जाते हैं। तो वो इन अ वे यूएस कॉर्पोरेट बायबैक्स का इम्पैक्ट केवल यूएस में नहीं, वो इवन इमर्जिंग मार्केट्स में भी होता है। सो आई थिंक जो पूरा जो ये सेटअप है, जो पूरा का पूरा इस टाइम जो सारे जो पीसेस हैं इस जिक्सॉ पजल के, वो यही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि नियर टर्म में वी कुड हैव मोर अपसाइड बिटवीन नाउ एंड मिड नवंबर। एंड वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है निवेशकों को मिले प्रॉफिट बुकिंग की। सर इस कॉन्टेक्स्ट में आईटी, मेटल में, या फिर जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उनमें से कोई ऐसा स्टॉक, कोई ऐसा सेक्टर जो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, कोई रिकमेंडेशंस आपकी तरफ से? आई थिंक देखिए, आईटी जो है वो काफ़ी बीटन डाउन है, और मुझे लगता है कि आईटी में जो है वो वैल्यू बाइंग इमर्ज होनी चाहिए। कल कुछ हुई भी थी। सो ये पॉसिबल है कि आईटी थोड़ा कैचअप करे। बाकी मैं बैंकिंग को लेके मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और जाहिर है कि अगर यूएस और चाइना की ट्रेड डील हो जाती है तो वो मेटल स्टॉक्स के लिए भी अच्छा रहने वाला है। ठीक है। तो आई थिंक ओवरऑल जो सेटअप है वो इन सभी सेक्टर्स के लिए मोर ऑन दी पॉजिटिव साइड है। मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इंडिया में जो मेटल स्टॉक्स हैं, सारे तो नहीं मगर काफी सारे मेटल स्टॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे इस टाइम ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको मेटल स्टॉक्स में एक्सपोजर लेना भी है तो हमें ये देख के लेना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो नॉर्मल रेंज में है पी रेशियोज, और कौन से बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। तो जो बहुत ज़्यादा हाई हैं उनको मे बी हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके, परफेक्ट है। दूसरा मुद्दा सर जो इम्पॉर्टेंट है आज के लिए वो है तेल की कीमतों में रिकवरी। इंटरनेशनल मार्केट्स में आप देखेंगे जो क्रूड के प्राइजेस हैं उसमें हम देख रहे हैं कि बड़ा जंप देखने को मिला है। 5% के आसपास का जंप हमने ऑलरेडी देख लिया, क्योंकि अमेरिका ने रशिया की जो दो बड़ी कंपनीज हैं, एक ल्यूकॉयल है और एक रोजनेफ्ट है, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। और इन दोनों कंपनियों का अगर आप डेली आउटपुट देखेंगे तो करीब 31 लाख बैरल्स के आसपास का है, और रशिया से जो ओवरऑल डेली एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है वो करीब 38 लाख बैरल के आसपास का है। यानी कि इन दोनों कंपनियों के ऊपर अगर सैंक्शंस लगाए गए हैं तो ऑलमोस्ट रूस का जो सारा तेल एक्सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट बंद हो सकता है। अगर ये प्रतिबंध पूरी तरह से लागू हो जाते हैं तो स्पेशली भारत और चाइना,
ये रशिया से भारी मात्रा में तेल खरीदते हैं, तो इनके ऊपर दिक्कतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो चीन के रूस से तेल खरीद रोकने की भी अटकलें हमने ऑलरेडी सुनी हैं। तो इस बैकड्रॉप में सर हम देख रहे हैं कि OMCs और MRPL, चेन्नई पेट्रो जैसी जो कंपनीज हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होती हुई दिख रही हैं। ये जो क्रूड में हमने 60-61 से $66 तक का जंप देखा है, इस कॉन्टेक्स्ट में सर इन स्टॉक्स में क्या अब कैसे प्ले करना चाहिए? मुझे लगता है यहाँ पे आने वाले 1-2 दिनों में अच्छी वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्योंकि संदीप देखिए, रशिया एक ऐसी कंट्री है जो कि पिछले ऑलमोस्ट 11 साल से, जब से उन्होंने क्रेमिया को उन्होंने जो है वो टेक ओवर कर लिया था, तब से लेके जो है वो अब तक सैंक्शन से जूझ रहे हैं। ऑफ कोर्स जो इंटेंसिटी ऑफ सैंक्शंस है वो 2022 रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मगर मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ में काफ़ी स्किल्ड हैं कि किस तरीके से आपको सैंक्शंस के जो है वो टर्न अराउंड निकालने हैं। तो इसलिए मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ जो है वो लूप होल्स का एडवांटेज लेकर उनका माल जो है वो बिकता रहेगा, डिस्काउंट पे बिकेगा, क्योंकि अब उनसे खरीदना जो है वो बायर्स के लिए उतना आसान नहीं रहेगा। मगर ये लोग ये कर सकते हैं कि जैसे ल्यूकोइल और रॉसनेफ पे जो है उन्होंने बहुत हैवी अब यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो वो कंपनियां डायरेक्ट ना सेल करके पहले किसी और को सेल करें जो कि एंटिटी सैंक्शन नहीं है, और फिर वो एंटिटी जो है आगे बायर्स को दे। तो देर आर वर्क अराउंड्स। तो मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ करके, आप ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा रशिया का क्रूड मार्केट से बाहर नहीं जाने वाला है। वो कहीं ना कहीं जो है वो करके पूरा अगर नहीं बिकेगा तो मे बी थोड़ा सा कम बिक जाएगा। सो मैं इस कैंप में नहीं हूं जो कि ये सोचता है कि यहाँ से क्रूड ऑयल प्राइसेस और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मे बी अनदर 3-4-5% बढ़ सकते हैं, और अगर वो बढ़ते हैं तो कई रिफाइनिंग स्टॉक्स जो हैं, इंडियन स्टॉक्स, वो शायद बाइंग रेंज में आ जाएंगे। चलिए ठीक है, ओके। इसके अलावा सर डिफेंस स्टॉक्स पे भी आपका व्यू मुझे लेना है, क्योंकि कल क्या हुआ है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 79,000 करोड़ रुपए के जो डिफेंस उपकरण हैं उसको खरीदने की मंजूरी दे दी है। ये प्रोक्योरमेंट प्लान, बड़ा प्रोक्योरमेंट प्लान है जिसको हरी झंडी दिखाई गई है कल DAC की ओर से। इसमें नैग मिसाइल सिस्टम्स हैं, MK2 सिस्टम जो है वो खरीदे जाएंगे। तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कि पॉजिटिव साइड पर इम्पैक्ट हो सकती हैं। नए ऑर्डर्स की जहाँ तक बात है, उसमें शिपिंग कंपनियाँ भी हैं, BDL, एस्ट्रा माइक्रो, BEL, BEML, डेटा पैटर्न्स जैसी जो कंपनीज हैं, इनमें माना जा रहा है कि नए ऑर्डर इन्फ्लोस आते हुए दिख सकते हैं। सर ये जो हो रहा है हमारे डिफेंस सेक्टर में, और जिस तरह का रनअप डिफेंस कंपनियों में हो चुका है, अब किस तरह से पोजीशनिंग करनी चाहिए डिफेंस सेक्टर में? देखिए, मेरा ऐसा मानना है संदीप की डिफेंस कंपनियां मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, मगर डिफेंस स्टॉक्स मुझे उतने अच्छे नहीं लगते बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन कंसर्न्स। तो ये जो भी नाम आपने लिए हैं, आई लाइक प्रैक्टिकली ऑल ऑफ देम। तो चाहे वो बेल है, चाहे वो BML है, चाहे वो एस्ट्रा माइक्रो है, चाहे वो HAL है, चाहे वो हमारे शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं, ये सारी ही कंपनीज जो हैं हमें अच्छी लगती हैं, मगर नॉट नेसेसरली देयर स्टॉक्स। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से जो है वो स्टॉक पिकिंग करनी होगी, और हम तभी बाइंग करेंगे जब हमें वैल्यूएशंस ठीक मिलेंगे। अदरवाइज वी विल वेट। बट यस, ये तो फैक्ट है कि जो इंडाइजनाइजेशन जो हमारे यहाँ अब डिफेंस में हो रहा है, तो आने वाले 5-10 साल में मुझे लगता है कि इंडाइजनाइजेशन और बढ़ेगा। एंड हमारी जो कंपनीज हैं वो होम ग्रोन कंपनीज को काफ़ी अच्छा बिजनेस मिलने वाला है, इसमें हमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इस बीच सर ये जो गोल्ड का बुल रन है ना, इसको लेकर काफ़ी सारी बातचीत चल रही है। स्पेशली दिवाली के बाद जिस तरह का करेक्शन हमने गोल्ड की कीमतों में देखा है ना, अब दो अलग अलग तरह के व्यूज़ इस पे चल रहे हैं। एक JP मॉर्गन की रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। JP मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक उनका कहना है कि गोल्ड की जो क़ीमतें हैं वो 2026 में, यानी कि अगले कैलेंडर ईयर में, $5,055 प्रति औंस का जो लेवल है वहाँ तक भी जा सकती हैं। हाल फिलहाल हमने कीमतों को 4,200 4,300 के ऊपर जाते हुए देखा इंटरनेशनल मार्केट्स में। और इनफैक्ट सर 2028 का जो नंबर आया ना, वो तो और भी देखिए, $6,000 प्रति औंस तक की जो बातचीत है वो JP मॉर्गन की रिपोर्ट में की गई है। और इनफैक्ट UBS की भी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा है कि गोल्ड को हर गिरावट में आप खरीदिए,
गोल्ड 4,700 ऑन्स तक जा सकता है। उतने बुलिश तो नहीं है यूबीएस जितना जेपी मॉर्गन साउंड कर रहे हैं, लेकिन हाँ गोल्डमैन सैक्स ने भी यही कहा है कि $4,900 प्रति ऑन्स तक के जो लेवल्स हैं वो सोने में इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने को मिल सकते हैं। अब सोने की जहाँ तक बात है ना सर, तो इंडिया में जो इम्पैक्टेड कंपनीज हैं उसमें डेक्कन गोल्ड माइंस है जो कि माइनिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है, हिंदुस्तान जिंक है, हालांकि ये सिल्वर का बड़ा प्ले है, और उसके साथ साथ जो गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनीज है, चाहे वो मन्नापुरम हुआ या फिर मुथूट फाइनेंस हुआ, इनमें हमने रनअप काफ़ी अच्छा बनता हुआ देखा भी है। तो सर ये जो तीनों पर्सपेक्टिव दिए गए हैं गोल्डमैन सैक्स, यूबीएस और जेपी मॉर्गन की ओर से, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? और गोइंग बाय दिस, ये जो स्टॉक्स मैंने हाईलाइट किए उनमें क्या करना चाहिए? संदीप, मैं गोल्ड और सिल्वर पे बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ। एंड मेरा ऐसा मानना है कि जो हमने रन अप देखा पर्टिकुलरली फ्रॉम जुलाई एंड अगस्त बिगिनिंग टिल लेट्स से 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर को जो है सोने और चांदी ने अपना पीक बनाया अफेक्टिवली। सो मेरा ऐसा मानना है ये एक बहुत बड़ा जो है, ये शुरुआत तो एक रैली के तौर पे हुई थी मगर इसको एंड एक बबल के तौर पे किया गया है। जिस तरीके का रन अप आया है एक एक दिन में, गोल्ड को 100 $150 का उसका बढ़ना और चांदी का एक एक दिन में $2 का बढ़ना, ये पिछले 50 साल में जब भी इस तरीके की मूवमेंट्स आई हैं तो उसके बाद गोल्ड सिल्वर में बहुत एक्सटेंडेड बाउट्स ऑफ करेक्शन बने। तो मैं दोनों में ही काफ़ी बियरिश हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड जो है वो आपको अगले साल $3,000 पर आउंस के रेंज में दिखेगा, बाय गुडनेस। और सिल्वर जो है वो आपको कोई 35 पर आउंस के नीचे दिखेगा अगले साल। सो मैं दोनों में बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ और मैं जो भी कंपनियों को इनके दाम बढ़ने से फायदा होता है, चाहे वो माइनिंग कंपनीज हैं और चाहे गोल्ड फाइनेंस कंपनीज हैं, मैं उन सब पे बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ। आई थिंक उनसे काफ़ी दूर रहना चाहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इन मार्केट्स में है। हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उस तरीके की कंपनीज को बाय करें जिनको कि इनके बड़े ही ऑब्नॉक्शियस मॉन्स्ट्रस राइज से फायदा हुआ है, जो कि कंप्लीटली अनसस्टेनेबल। तो सर ठीक है, आप कह रहे हैं कि इनसे दूर रहिए, जिनके पास हैं वो फिर निकल जाएं, मुनाफा वसूली कर लें। एब्सोल्युटली संदीप, इनसे मुनाफा वसूली जो है वो करना ही बेहतर रहेगा, बिकॉज ये आने वाले 6 महीनों में आपको ये तमाम कंपनीज गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस के साथ, मेरा ऐसा मानना है कि आपको काफ़ी नीचे देखने को मिलेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूबीएस और गोल्डमैन और जेपी मॉर्गन क्या कह रहे हैं। पास्ट में भी जब भी गोल्ड ने पीक बनाया है, 2011 में जब गोल्ड का रेट $1900 था, आप तब गोल्डमैन और यूबीएस और जेपी मॉर्गन की प्रोडिक्शंस देखिएगा। सारे लोग जो हैं उस टाइम $2300-2400 बोल रहे थे, और वो $1900 वाला गोल्ड जो है वो $1032 रह गया था उसके अगले 4-5 साल में। सो ये जो वॉल स्ट्रीट बैंक्स हैं इनका कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है गोल्ड सिल्वर के पीक्स को टाइम करने में। और ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि सारे जो हमारे टेक्निकल सेंटिमेंट एंड फंडामेंटल इंडिकेटर्स हैं, दे हैव टोल्ड अस कि ये पीक आउट हो गए हैं और अभी बॉटम लगने में बहुत समय है। अभी काफी इनको जर्नी ट्रैवल करनी पड़ेगी अपने बॉटम ढूंढने के लिए। तो इस स्पेस से जो है वो निवेशकों को दूर रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फेयर इनफ सर, ठीक है। कमिंग बैक टू इंडिया अगेन सर, रिजल्ट सीजन की जो आप बात कर रहे थे, कल कोलगेट बाजार बंद होने के बाद इनके नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू में 6% का ड्रॉप है साल दर साल अगर आप कंपेयर करेंगे। मुनाफा 17% घटकर आया, 327.50 करोड़, 328 करोड़ रहने का अनुमान था। अबिड्डा में भी 6% का ड्रॉप है। और कोई सिल्वर लाइनिंग अगर सर नंबर्स में है ना, वो है मार्जिन्स 30.7% वाले 30.6% पर आए। बाजार मान के चल रहा था कि एक 50 बेसिस पॉइंट का शायद ड्रॉप मार्जिन्स में दिखेगा, 10 बेसिस पॉइंट का ही ड्रॉप है। वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आपने नंबर्स को कैसे रीड किया है सर, एंड इसके नंबर्स के बेसिस पर अब एफएमसीजी में कैसे प्ले करना चाहिए? आई थिंक एफएमसीजी जो है मुझे बहुत ही अनअट्रैक्टिव सेगमेंट लगता है इंडिया में। और संदीप, अगर आप देखें तो जो इंडिया के जो एफएमसीजी प्लेयर्स हैं उनमें से बहुत सारी जो हैं वो एमएनसी कंपनीज हैं, जिनकी जिनकी की जो होल्डिंग कंपनीज हैं या जो मेन जो उनकी जो कंपनीज हैं वो यूएस या यूके या यूरोप में लिस्टेड है।
उनके वहां पे पी रेशियोज जो हैं वो कोई 16-17 के चलते हैं, 16-17-18 के। ठीक है। और यहाँ पर जो है उन्हीं कंपनीज के पी रेशियो जो हैं वो 40-50-60 के पी रेशियो चल रहे जी। हैं। और अगर ऐसा होता और इंडिया में ग्रोथ जो है वो 15 से लेके 20% की होती, रियल ग्रोथ, नॉट नॉमिनल ग्रोथ, रियल ग्रोथ, तो मानता कि ये शायद हम जस्टिफाई कर सकते हैं वो हाई पी रेशियोज। मगर यहाँ पे एफएमसीजी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनकी बहुत ही लो रियल ग्रोथ हुई है पिछले कुछ सालों में। शेयर्स ऑब्नॉक्शियसली ओवर प्राइस्ड हैं। तो मैं एफएमसीजी में प्रैक्टिकली किसी भी कंपनी पे बुलिश नहीं हूँ। सिर्फ एक आईटीसी जो है मुझे लगता है कि फिर भी एक शायद रीजनेबली, रिलेटिवली रीजनेबली प्राइस्ड है। बट अदरवाइज चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, चाहे वो नेस्ले है, चाहे वो कोलपाल है, मैं इनमें से किसी पे भी बुलिश नहीं। ठीक है, ओके, चलो कमिंग बैक टू योर अपॉर्चुनिटी सर, जो आप बात कर रहे थे, आपने एक बैंकिंग को हाईलाइट किया, और कौन से ऐसे सेक्टर्स या फिर स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जहाँ पे शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया जा सकता है? आई थिंक बैंकिंग के अलावा आईटी स्टॉक्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, एंड आने वाले कुछ दिनों में अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर और बढ़ते हैं तो आपके जो रिफाइनिंग स्टॉक्स हैं और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं बायर बन जाएंगे, आई मीन बायबल स्टॉक्स बन जाएंगे। तो ये वाली स्पेस में जो है हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है। डिफेंस में हमें सेक्टर बहुत पसंद है, मगर अभी वैल्यूएशंस हमें पसंद नहीं आ रहे। वी आर अ कंप्लीट वैल्यू बायर्स। तो इसलिए जो है हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट ब्रॉडली इन सारे सेक्टर्स पे हमारी बहुत क्लोज नज़र है और हम अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। सर बैंकिंग, सर आपने स्पेशली हाईलाइट किया है, तो बैंकिंग में आपको निजी बैंक ज़्यादा पसंद है या फिर पीएसयू बैंक्स? और निजी बैंकों में भी दो तीन डील्स जैसे हमने हाईलाइट भी किया, फेडरल बैंक की आज ही डील अनाउंस हुई, आरबीएल बैंक, येस बैंक, ये जो मिड साइज़ के प्राइवेट बैंक्स हैं, इनमें एक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी को चूज़ करना है, वन हैज़ टू पिक एंड चूज़, तो आपका फोकस कहाँ पे होगा? पीएसयू बैंक्स में वैल्यू ज़्यादा है या फिर निजी बैंकों में? आई थिंक प्राइवेट बैंक्स में। हालांकि पीएसयू बैंक्स के पी रेशियोज टिपिकली लोअर रहते हैं प्राइवेट बैंक से, मगर एट दिस स्टेज ऑफ दी एनपीए साइकिल हमारा ऐसा मानना है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में एनपीएस दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जो है हमें जो रनवे है वो प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादा अच्छा दिख रहा है बजाय कि पीएसयू बैंक्स।